जहां एक तरफ रूस ने चुपके बड़ी मदद कर दी है भारतीय नौसेना की, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को भारत देने वाला है सबसे बड़ा झटका। $800 बिलियन का नोमुरा ने ये रिपोर्ट जारी किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत लगातार अपने परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को बढ़ा रहा है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत इस समय ऑपरेशनल है। वहीं दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात समुद्री परीक्षण के दौर से गुजर रही है। हालांकि इन दोनों पनडुब्बियों का संचालन पूरी तरह से गुप्त ही रहता है। भारतीय नौसेना के भी शीर्ष नेतृत्व और उसमें काम करने वाले नौसैनिकों के अलावा सिर्फ गिने चुने लोगों को इन परमाणु पनडुब्बियों के लोकेशन की जानकारी होती है। ऐसे में भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम दक्षिण एशियाई दिग्गज का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास माना जाता है। मीडिया आउटलेट जेंस ने मंगलवार को बताया कि भारत इस साल के अंत तक अपनी दूसरी न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को चालू करने वाला है। INS अरिघात बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का वजन 6000 टन से अधिक है और इसकी लंबाई 111.6 मीटर है। इसके अलावा इस नौसैनिक पोत में 9.5 मीटर का ड्राफ्ट और 11 मीटर की चौड़ाई है। पानी के अंदर अरिघात 24 नॉटिकल मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलता है, जबकि सतह पर 10 नॉट की गति से तैर सकता है। अरिघात यूं तो अरिहंत क्लास का ही पनडुब्बी है, लेकिन पहले की तुलना में इसे अपग्रेड करके बनाया गया है। कहा जाता है कि रूस ने अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बी के निर्माण में भारत की मदद की है। भारत और रूस पुराने दोस्त हैं और भारत इससे पहले INS चक्र नाम से कम 2 अकुला क्लास की रूसी परमाणु पनडुब्बी को ऑपरेट कर चुका है। अरिहंत की तरह 82.5 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर अरिघात को शक्ति प्रदान करेगा। आपको बता दूं कि रूस ने इस टेक्नोलॉजी को पूर्ण करने में भारतीय वैज्ञानिकों की मदद की है। रूसी सैन्य दिग्गज इगोर कुर्दीन, जो वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग नेवी वेटरन क्लब के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, इन्होंने स्पुतनिक को बताया कि भारत रूस को एक सहयोगी के रूप में शामिल रहा है, जिसके पास पनडुब्बियां, परमाणु रिएक्टरों और हथियारों के विकास में बहुत अनुभव है। उन्होंने बताया कि रूस भारत की परमाणु अटैक पनडुब्बी परियोजना में मदद कर रहा है। कुर्दीन ने कहा कि पहले हमने अपनी पनडुब्बियों को उन्हें पट्टे पर दिया, अब एक तीसरी पनडुब्बी है जो इस हस्तांतरण के लिए तैयार हो रही है। भारतीयों ने जो एकमात्र शर्त रखी है वो है कि जहाज को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पनडुब्बी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि व्यक्तियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। विशुद्ध टेक्निकल ज्ञान से परे आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए अनुभव बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना में लगभग 3 दशक के अनुभव वाले पूर्व विशेषज्ञ पनडुब्बी चालक अनिल जयसिंह ने स्पुतनिक इंडिया के साथ बातचीत में कुर्दीन के शब्दों को दोहराया। परमाणु पनडुब्बी के संचालन और रखरखाव के लिए अत्यधिक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। 1980 के दशक से ही रूस भारत को उसके परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में सहायता कर रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब सोवियत संघ ने भारत को चार्ली श्रेणी की पनडुब्बी पट्टे पर दी। अजय सिंह ने कहा कि इससे भारत को परमाणु पनडुब्बियों के संचालन की जटिलता से परिचित होने में मदद मिली, क्योंकि पनडुब्बियां बहुत जटिल मशीनें हैं और परमाणु पनडुब्बियों में परमाणु हथियार होने के कारण जटिलता का दूसरा स्तर होता है। इसके अलावा किसी भी परमाणु क्षमता के लिए सुरक्षा उपायों, बंदरगाह समर्थन और रखरखाव सहित कई अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इसी बीच 2017 में विशाखापत्तनम में लॉन्च किए गए अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल करने से भारत की नौसेना को अपने पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर कम से कम एक SSBN तैनात करने में मदद मिली है। इससे पहले पहली SSBN INS अरिहंत को 2016 में सेवा में शामिल किया गया था। खैर, अब जहां भारत एक तरफ यहां बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा झटका दिया है चाइना को। आपको याद होगा एक समय जब चाइना प्लस वन का बवाल खूब मचा था, तब वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा ने क्या कहा था? अजय बंगा ने कहा था कि भारत के पास एक बड़ा मौका है और भारत को इस मौके का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस मौके पर भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए।
भारत यहाँ पर इस मौके पे आगे भी बढ़ाया है और उसी का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। भारत को China+1 स्ट्रेटजी का बड़ा ही बढ़िया वाला फायदा देखने को मिल रहा है और ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से काम कर रही है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो वो फायदा मिल गया है भारत। जापान की एक एजेंसी है नोमुरा ने इस चीज को लेकर डिटेल दी है। नोमुरा ने कहा है कि जब China+1 का माहौल बनने लगा तब दो ही देश सामने थे, एक देश था भारत और दूसरा देश था वियतनाम, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा भारत को देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि 2030 तक ये देखने को मिल रहा है कि भारत कम से कम अपने एक्सपोर्ट को $835 बिलियन तक बढ़ा देगा। 2023 में $431 बिलियन डॉलर था और अब इसे $835 बिलियन तक बढ़ा देगा, ये नोमुरा ने मंगलवार को कहा है। इनका कहना है कि किस किस क्षेत्र में, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, खिलौनों के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत का अपना घरेलू कंज्यूमर मार्केट भी काफी बड़ा है और ऐसे में ये खपत भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा होने वाली है। ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत का एक्सपोर्ट का ग्राफ ना करीब एनुअल 10% की दर से बढ़ेगा और कहा जा रहा है कि 2030 के आते आते जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ करीब 24% की देखने को मिलने लगेंगी। कहा जा रहा है कि 2030 तक मशीनरी एक्सपोर्ट भी डबल हो जाएगा और कॉरपोरेट अर्निंग ग्रोथ भी 12 से 17% तक हो जाएगा और ये काफी तेजी से बढ़ेगा। अब नोमुरा ने ये कहा है कि वियतनाम क्यों यहाँ पीछे रह गया, तो इन्होंने कहा कि भारत ने जो अपनी पॉलिसी निकाली ना, ये पॉलिसी ही भारत को आगे लेकर जा रहा है। भारत ने PLI जैसी स्कीम निकाल दी और इस स्कीम ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो China+1 स्ट्रेटजी के तहत एक देश को ढूंढ ही रहे थे, भारत ने अपने आप को सामने रख दिया और जब भारत ने सामने रख दिया तो साथ ही साथ फायदे भी गिना दिए, इसीलिए भारत की तरफ दुनिया ज्यादा मुड़ गई। नोमुरा का जो सर्वे है ये 1, 2, 3 नहीं बल्कि 130 इंटरप्राइजेस के साथ किया गया ये सर्वे है, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट हर सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये एक्सपोर्ट आने वाले दिनों में और भी तेजी से बढ़ेगा। भारत को इसका फायदा तो हो रहा है और ये चीज चाइना भी देख रहा है। चाइना को भी ये चीज समझ में आ रहा है कि भारतीय इकोनॉमी काफी हद तक बदल रही है, इसीलिए चाइना ने थोड़ा सुर भी बदलना शुरू किया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत और भी ज्यादा फायदा उठा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।